कई बार सोच लेती है कि ये जुमले भी हो सकते हैं, लेकिन आप अधिवक्ता हैं तो जाहिर सी बात है आपके पीछे कोई ना कोई तथ्य होगा। आपने ये कहा था कि दिसंबर तक आधी भाजपा कांग्रेस में आने वाली है मध्य प्रदेश को लेकर, इसके पीछे क्या तथ्य था? देखिए, मैं वही चीज बोलता हूँ जो मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, और जो पेपरों में पढ़ रहा हूँ, टेलीविजन में देख रहा हूँ कि भाजपा में भगदड़ मची है। और भगदड़ मचने का दो बहुत मुख्य कारण है। एक तो 4 टर्म्स की एंटी इनकम्बेंसी है जो कि बहुत ज्यादा होती है, और मैंने तो शीला दीक्षित जी के वक्त देखा था दिल्ली में उनकी 3 टर्म्स की इनकम्बेंसी थी, एंटी इनकम्बेंसी, और उनसे लोग नाराज नहीं थे मगर वो जीत नहीं पाई। ये 4 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि इनकी आधी कैबिनेट कांग्रेस की कैबिनेट है। करीब 28 लोग कांग्रेस से छोड़ के इनके साथ गए थे, उसमें से 13-14 मंत्री बन गए थे। अब बीजेपी के लोग मंत्रिमंडल से बाहर हैं, कांग्रेस के लोग मंत्रिमंडल में हैं, और जो हार गए वो चेयरमैन बन गए। तो बीजेपी में बहुत ही गहरा असंतोष है, और जो नया कॉम्बिनेशन उनका आया है ऑफ रिबेल कांग्रेसमैन एंड बीजेपी का, वो कॉम्बिनेशन इनका टूट रहा है, चिरमिरा रहा है, और इसका एंटी इनकम्बेंसी में और असर ज्यादा पड़ता जा रहा है। एंड दैट इज व्हाई बीजेपी इस वक्त परेशान है। वो ढूंढ रही है क्या तरीका हो सकता है इस वक्त रिकवर करने का, और कांग्रेस को खाली अपना हाउस ऑर्डर में रखना है। अगर कांग्रेस रख पाती है तो कांग्रेस मेरे ओपिनियन में अच्छे से जीतेगी। चलिए, यानी आपने आधार बताया, इसके पीछे लॉजिक बताया, और जाहिर सी बात है तनखा जी, जहां से आप लोग जनता के सवालों को उठाते हैं, जनता के मुद्दों को रखते हैं देश के सामने, यानी लोकतंत्र के मंदिर संसद की मैं बात कर रहा हूं। सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन होना है और कांग्रेस समेत तमाम ऐसे दल हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। तो आपसे ये जानना चाहता है मध्य प्रदेश और देश, चूंकि आप एआईसीसी के लीगल हेड भी हैं, तो क्या कोई संवैधानिक नियम का उल्लंघन किया जा रहा है? ये विरोध किस बात को लेकर है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि संविधान में एक प्रावधान है, आर्टिकल 79, उसमें लिखा है पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के हेड होते हैं स्पीकर, और राज्यसभा के हेड होते हैं चेयरमैन, जो कि होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कल जब मैंने निमंत्रण खोला और मैं सोच रहा था कि राज्यसभा की तरफ से कौन है, तो निमंत्रण में उपराष्ट्रपति जी का भी नाम नहीं था। अब उपराष्ट्रपति जी का नाम अगर होता तो प्रधानमंत्री जी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उपराष्ट्रपति जी प्रोटोकॉल उनसे ऊपर है। तो बिना राज्यसभा के पार्टिसिपेशन के, बिना उपराष्ट्रपति के पार्टिसिपेशन के ये इनॉग्रेशन हो रहा है। मेरे को लगा ये इनॉग्रेशन अब मर्यादित तो है ही, मगर कॉन्स्टिट्यूशनली भी इनकरेक्ट है। अगर मेरे घर का इनॉग्रेशन होता है और मेरा हेड जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनका नाम अगर इनविटेशन में नहीं है और वो इनवाइटेड नहीं है, तो मैं इसके बारे में क्या सोचूं? तो इसीलिए मर्यादा यही कहती थी कि आप राष्ट्रपति जी को बुलाइए, जो दोनों हाउसेस के हेड हैं, उसके साथ उपराष्ट्रपति जी भी रहेंगे, स्पीकर भी रहेंगे, और बाजू में प्रधानमंत्री जी रहेंगे। और प्रधानमंत्री जी के पीछे पड़ने से ये पार्लियामेंट बना, ये सबको मालूम है। ठीक है, ये क्रेडिट उनको मिलेगा, मगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी होती है, मर्यादाएं होती हैं, फॉर्म होता है, वो उसका घोर उल्लंघन हुआ है। और इट इज लाइक दैट यू हैव इनॉग्रेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट विदाउट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब आप ऐसा ही कुछ करना चाह रहे हैं, तो जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का जो एक फॉर्म होता है, स्ट्रक्चर होता है, एक मर्यादा होती है, उसका भी उसको अनदेखा किया गया है। तनखा जी, अगर मैं आ रहा हूँ विजय,
तनखा जी, आपने जो मर्यादा की बात की, आपने कहा कि ये अमर्यादित है, यानी संवैधानिक नियम का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, मर्यादा के साथ काम नहीं हो रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं सर? देखिए, मर्यादा भी संविधान का पार्ट होता है, आपको क्या नॉलेज नहीं है? हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी रहती है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये थोड़ी लिखा रहेगा कि पार्लियामेंट फंड आएगा, लिखा है क्या? या इसका पैसा देगा? अरे ये चीजें जो 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 कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है उसमें जो मर्यादा लिखी है और जिसमें जो फॉर्म है, फॉर्म होता है एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब राष्ट्रपति के नीचे दो पार्लियामेंट हाउसेस और एक पार्लियामेंट हाउस का जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। तो आप एक पार्टी के लीडर को, जो लोकसभा का लीडर है, जो प्रधानमंत्री है, जो कि बहुत बड़ी पोजीशन है, उनसे आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी की उपेक्षा करके आप कर दो उद्घाटन। वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। अब जिसको पसंद नहीं आ रहा है वो नहीं जाएगा। आप कर सकते हो तो कर दो। विजेंद्र, तनखा जी, आप कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक्स में भी शुमार हैं और ख़ासतौर पर जब कोई कानूनी पेचीदगी की बात होती है तो पार्टी बड़ी उम्मीद से आपको देखती है। सूरत कोर्ट से जो हुआ उससे सब वाकिफ़ हैं। 2014-24 जो है वो दस्तक दे रहा है। राहुल जी की सदस्यता को लेकर आखिर क्या होने वाला है? यानी ये जो कानूनी लड़ाई है सर, वो सियासी मोर्चे के अलावा अदालत की दहलीज पर भी लड़ी जा रही है। खासतौर पर अगर हम देखें कि आपकी ओर से भी मध्य प्रदेश भाजपा के जो दिग्गज चेहरे हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन का केस फाइल किया गया है, तो क्या संदेश कांग्रेस भी दे रही है कि वो किसी को छोड़ने वाली नहीं है? नहीं, मेरा केस तो बहुत पुराना केस है। मैंने 1 साल पहले इनको नोटिस भेजा था जब मेरे बारे में झूठा प्रचार किया जा रहा था कोर्ट के आदेश के माध्यम से। जबकि कोर्ट में जो गलती थी वो भाजपा की गलती थी। जो ऑर्डर पास हुआ था वो इनके वकीलों के कहने से पास हुआ था। उस ऑर्डर से मेरा कोई संबंध नहीं था और ये सब जानते हुए भी एक झूठा आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा था। तो मैंने और असेंबली में भी डिबेट हो रहा था, वहां भी मुझे ब्लेम किया जा रहा था। तो मैंने सीधा बोला ये कोर्ट की प्रोसीडिंग है, ये आपके वकीलों का वक्तव्य था, ये कोर्ट ने बोला था, मेरा केस अलग था, मेरे केस का इससे संबंध नहीं था। और मैंने कहा अगर आप 3 दिन में माफी नहीं मांगोगे तो मैं आपके केस 10 करोड़ का मुकदमा करूंगा और अलग से प्रोसिक्यूशन करूंगा। मैं 1 साल रुका, मैंने उनके 1 हफ्ते का समय दिया था, मैं 1 साल रुका। और जब कोर्ट ने मुझसे कहा कि तनखा साहब अगर आपको केस आगे बढ़ाना है तो आपको आगे अपना बयान देना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत दिन नहीं रुकेंगे। तो मैंने बोला ठीक बात है। और मैं भी सोचता था कि अब उनको नहीं समझ आ रहा आज के दिन माफी मांगना ठीक होगा, तो मैं अपना केस को आगे बढ़ाता हूँ। जब इनको सजा होगी, जब आगे इनकी उनको समझ आएगा कि वो कहाँ फंस गए हैं, तो खुद माफी मांगेंगे। सर, इसमें अगर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है, यानी मैक्सिमम सज़ा की अगर आप मांग करते हैं, तो एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आएगा। तो क्या आप देख रहे हैं सर कि इसमें आपने जो सबूत पेश किए हैं वो क्या मैक्सिमम पनिशमेंट की ओर जा रहा है? वो साक्ष्य जो आपने प्रार्थना की है कोर्ट से? हम तो कहेंगे कि मैक्सिमम पनिशमेंट दीजिए, बट ये तो कोर्ट पे होता है। पनिशमेंट हमारा काम है कि अपना केस कोर्ट के सामने पुट अप करना। कोर्ट का अधिकार होता है उसको डिसाइड करना। अब वो कोर्ट क्या डिसाइड करेगा उस पर, उनको 1 साल की सजा देगा कि 6 साल की देगा कि 1 दिन की देगा कि कोर्ट के उतने तक की देगा, ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। मगर मेरे ओपिनियन में तो मेरा केस है वो थोड़ा सीरियस है, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग के साथ छेड़छाड़ की। अगर आप कोर्ट की प्रोसीडिंग के, देखिए एक होता है कि आप विवेक तनखा की बेइज्जती करो, तो ठीक है, विवेक तनखा अपनी बेइज्जती का के लिए केस कर सकता है और कोर्ट को ठीक समझेगी, करेगी। पर जब आप कोर्ट की बेइज्जती करते हो, जब आप कोर्ट की प्रोसीडिंग के साथ छल करते हो, झूठ बोलते हो, तो उसकी पनिशमेंट ज्यादा होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी सुनवाई होगी, जब भी होगी, इन लोगों को खड़ी सी खड़ी दंड जरूर होगा। तनखा जी, कानूनी सवालों के जवाब तो आपने बड़े बेबाकी से दिए और एक एक करके जवाब दिया। 12 जून को प्रियंका गांधी वाड्रा महाकौशल आ रही हैं और जाहिर सी बात है ये तो मध्य प्रदेश का आपका सबसे मजबूत गढ़ है, तो यहीं से शुरुआत क्यों? ये 2023 की शुरुआत है या 24 की? स्वागत करते हैं, क्योंकि
हमारे हमारे जो मध्य प्रदेश के जो इलेक्शन, आगामी इलेक्शन का शंखनाद होगा जबलपुर से। और मेरे को खुशी इसलिए है कि जबलपुर से हो रहा है। एक प्रकार से कमलनाथ जी के नेतृत्व में जबलपुर का महत्व फिर से रीएस्टैब्लिश हो रहा है। देखिए 15 महीने जबलपुर को बहुत महत्व मिला था जब कमलनाथ जी की सरकार थी। हमारे एक कहने से कमलनाथ जी ने कैबिनेट की मीटिंग जबलपुर में की थी, जो इतिहास है। 3000 करोड़ के प्रपोजल्स एक दिन में जबलपुर के पक्ष में पास हुए थे। अब जनता उसको समझ पाए या ना समझ पाए, बट फैक्ट तो ये है कि जो जबलपुर के लिए और जो महाकौशल के लिए और जो बुंदेलखंड के लिए और वृद्धि के लिए जो हमारे कमलनाथ जी और कांग्रेस का जो रवैया है वो ज्यादा इनके पक्ष में है। आप देखिए पूरे कैबिनेट में हमारे पास कोई रिप्रेजेंटेशन है? मध्य प्रदेश अब ठीक कैबिनेट पूरी मध्य भारत और मालवा की है। आपने महाकौशल इतना बड़ा जो हिस्सा है, जो बुंदेलखंड में तो आपने सागर में 3 लोगों को रखा है, क्योंकि 2 तो आप ही के हैं उसमें, कोई बीजेपी के, एक राजपूत जी को आपको लेना पड़ा। पूरा विंध्य खाली पड़ा है। वो चलिए गिरीश गौतम जी को आखिरी में इसी डर के बारे आपने स्पीकर बना दिया। तो ये पूरा उपेक्षित है। और अगर ज्यादा दिन उपेक्षा चलेगी तो मेरे को इस बात पे आश्चर्य नहीं होगा कि एक नए स्टेट की मांग चालू हो जाएगी। आप देख लेना, क्योंकि आप कब तक जबलपुर को वंचित रखोगे? जब मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से पूछता था कि यहाँ क्रिकेट मैच क्यों नहीं होते, टेस्ट मैच, तो कहते तनखा साहब ये हो नहीं सकता, क्योंकि एक स्टेट में 2 जगहों से के ऊपर टेस्ट मैचेस हो नहीं सकते। 2 टेस्ट सेंटर हो सकते हैं, वो ग्वालियर और इंदौर पहले से हो चुका है। इसका मतलब जिंदगी भर कभी जबलपुर में टेस्ट मैच नहीं होगा। मैंने कहा चलिए IPL कराइए, आप कुछ और कराइए, मगर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ स्टेडियम नहीं है। तो अभी कौन बनाएगा ये सब? अच्छा, मैंने खुद बोला था कि PPP मॉडल में इसको बनवा दीजिए। मैंने प्रफुल्ल पटेल जी से बात की थी। हमने कहा एक फुटबॉल फेडरेशन के साथ मिलकर अपन बनवा देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम विद बीजेपी है कि उनको जबलपुर के और इस महाकौशल के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वहाँ यहाँ के लीडर्स बेचारे चाहते भी होंगे तो वो उनकी बात नहीं सुनते हैं, ना उनकी बात सुनी जाती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जबलपुर की आज ये है कि हम उपेक्षा से ग्रसित है और जबलपुर दिन प्रतिदिन पिछड़ता जा रहा है। ऐसे समय में कमलनाथ जी ने जबलपुर से अगर शंखनाद दे रहे हैं तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि कमलनाथ जी की सरकार जब आएगी तो जबलपुर का एक स्पेशल स्थान होगा उस पर। तनखा जी देखिए, पक्ष बार बार ये कहता है कि 15 महीने की सरकार तो आप थी और ग्राउंड पर जनता के बीच ऐसे कागज दिखाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि तमाम वादे कांग्रेस ने तो किए, लेकिन जब पूरा करने की बारी आई तो पूरा नहीं किया। तो ऐसे में 23 में कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? देखिए, अगर पब्लिक ने हमको स्वीकारा, पब्लिक ने हमको अपना मतदान दे के हमको जिताया, तो आपकी जो कांग्रेस सरकार आएगी वो बिल्कुल क्लियर मेजोरिटी से आएगी और ये 5 साल की सरकार रहेगी। और मैं इतना तो कह सकता हूँ कि हम लोग के रहते हुए महाकौशल, विंध्य प्रदेश, बुंदेलखंड को प्राथमिकता मिलेगी, क्योंकि हम लोग इनकी लड़ाई लड़ेंगे। अब हम ये उपेक्षा को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। मुझे आज भी याद है, आप एक बात कमलनाथ जी से पूछ लीजिएगा, जबलपुर को 1 मंत्री मिल रहा था उस रात को, और मैंने जब झगड़ा किया तो जबलपुर को 2 मंत्री दिए गए। मैंने कहा जबलपुर बहुत बड़ा शहर है, 1 मंत्री से काम नहीं चलेगा, हमको 2 मंत्री चाहिए। तो आपको अपनी चीज को डिमांड करनी पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति आपको देने नहीं आएगा घर पे कोई चीज। आप में ताकत है तो खींचो और लो। और मेरा कहना है कांग्रेस को लाइए। अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश में आती है और आगे चल के 24 के चुनाव में एक दिल्ली में भी बदलाव आता है, आप देखना किस प्रकार का डेवलपमेंट जबलपुर इस पूरे एरिया में होगा। तनखा सर, इधर बीजेपी ने भी काउंटर स्ट्रेटजी बना रखी है, खासतौर पर महाकौशल या हम ST रिजर्व सीट्स को लेकर बात कर रहे हैं, जहां सेटबैक था पिछली बार बीजेपी के लिए। पेसा एक्ट जिन प्रोविजंस के साथ लाया गया है या जनजातीय नायकों के सम्मान की बात की जाए, आपको लगता है कि ये आदिवासियों के हृदय तक या उनके वोट तक बीजेपी ज्यादा पहुंच पाएगी? आप इसका क्या आप देखेंगे सिला? अब उन्होंने आदिवासी राष्ट्रपति बनाया और बेचारी को इस वक्त कितना सम्मान देखना पड़ रहा है, कितनी इंसल्ट हो रही है उनकी। पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में उसको इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो आदिवासी प्राइम प्रेसिडेंट है। और क्या क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि वो बेचारी सिंपल लेडी है।
आप उसके पास वो पावर और शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है जो कि आपके लीडर्स, बीजेपी लीडर्स के पास है। तो एक लेडी जो हेड ऑफ स्टेट है, जो आदिवासी है, और जिसपे आप टॉम करते रहे, हम आदिवासी राष्ट्रपति लेके आए, उसका आज सबसे बड़े ओकेजन में उसका सम्मान क्यों नहीं कर रहे हो? अभी भी 2 दिन है, मोदी जी को मैं अपील कर चुका हूँ, अभी भी 2 दिन है, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी को बुला लीजिए, सम्मान पूर्वक, मर्यादा पूर्वक ये कार्यक्रम करिए, और पूरा विपक्ष भी आपके साथ उस वक्त साथ हो जाएगा। इधर सर, जो कर्नाटक से संदेश आया है, अब तक एक सियासत हम कहें कि धर्म के आधार पर या हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूम रही थी। कर्नाटक ने जो संदेश दिया है वो क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तक आएगा? हालांकि यहाँ तासीर इन राज्यों की अलग है दक्षिण से। देखिए, हर संदेश का कुछ ना कुछ अर्थ तो होता है। मैं ये नहीं मानता कि अगर जो चीज कर्नाटक में हुई तो इप्सो फैक्टो वैसे ही मध्य प्रदेश में होगी, या छत्तीसगढ़ में होगी, या राजस्थान में होगी, तेलंगाना में होगी, उसका असर दिखता है। इसका मतलब ये है कि लोग बीजेपी से असंतुष्ट हैं, लोग बीजेपी के कार्यकाल में खुश नहीं है। अच्छा, यहाँ पर 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, यहाँ पर करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है। इनफैक्ट करप्शन सबसे बड़ा इशू है मध्य प्रदेश का। जो द काइंड ऑफ करप्शन दैट इज टेकिंग प्लेस इन मध्य प्रदेश, पब्लिक जानती है कि उनको कितना भुगतना पड़ा। तो ये जो बातें, जो प्राइस राइज, करप्शन, और जो अनएम्प्लॉयमेंट, और जो क्राइम रेट जो है, विमेन, बच्चों का, औरतों का जो क्राइम रेट इतना है, ये सब बातें, जो लॉ एंड ऑर्डर है, ये सब भी बहुत बड़े इश्यूज हैं। और आप देखिएगा कि जैसे कर्नाटका में इन्हीं इश्यूज को लेके रिजल्ट आया था, मध्य प्रदेश में भी जो रिजल्ट आएगा इन इश्यूज को लेके आएगा। तनखा जी, बार बार कांग्रेस ये आरोप लगाती रही है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म को आधार बनाती है, ये चुनावी एजेंडा बनाती है। लेकिन मध्य प्रदेश में देखिए, आप चाहे कांग्रेस का दफ्तर देख लीजिए, चाहे सड़कों पर देख लीजिए, तो कांग्रेस भी तो भारतीय जनता पार्टी की पिच पर आके लड़ाई लड़ रही है। भगवान की भक्ति, हाँ, और डिविजन पॉलिटिक्स 2 अलग चीजें होती है। भगवान की भक्ति तो हर व्यक्ति करता है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, कुछ भी हो। तो भक्ति में कोई बुराई नहीं है, बट भक्ति को आप डिवीजन, लोगों के को डिवाइड करने का औजार बना के आप जहर उगलो, बुराई उसमें है। बुराई है हेट स्पीच में, बुराई है दंगा कराने में, बुराई है लोगों में नफरत पैदा करने में। कांग्रेस इसका विरोध करती है, और हम इस देश को उस तरफ नहीं जाने देंगे। हम संविधान से गवर्न देश है, हमारा संविधान है, और हमारा संविधान सबको सुरक्षित रखता है, सुरक्षा देता है। तो चलिए, विवेक तनखा जी ने बड़ी बेबाकी से सवालों के जवाब दिए, कानूनी दांवपेच के बारे में बताया, खुलकर ये बताया कि सेंट्रल विस्टा पर क्या कांग्रेस सोचती है। तो बहुत शुक्रिया विवेक तनखा जी, जनसंवाद के इस दूसरे सेशन में हिस्सा लेने के लिए। तो अब इसके बाद जनसंवाद का हमारा ये कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ता रहेगा। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने विकास के आधुनिक मॉडल से अलग एक ऐसा मॉडल तैयार किया जो महात्मा गांधी के सुराजी गांव की कल्पना को साकार करता है। एक ऐसा मॉडल जो गिनती के भारी इंडस्ट्री से अलग ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होने वाले सैकड़ों छोटे बड़े उद्योगों पर